नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर फिर से उपस्थित हूँ। क्लास 11th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो बुक में लेखन कला एवं शहरी जीवन के नाम से है, उसके दूसरे पार्ट जिसमें हम देखेंगे आज दो शहर उरूक और उर। इसके पूर्व जो हमने चर्चा किया था, एक समग्र मेसोपोटामिया का चर्चा किया था, जो फारस की खाड़ी से निकल करके दजला और फरात दो नदियों के किनारे या उसके मध्य जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और उस सभ्यता का हमने समग्र रूप देखा था, जिसमें तीन क्षेत्र लगभग थे। एक सुमेर की सभ्यता, एक बेबीलोन की सभ्यता और एक असीरिया की सभ्यता। सुमेर की सभ्यता जिसमें सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, और बेबीलोनिया, फिर असीरिया, और सबका एक समग्र भाषा बाद में विकसित हुआ, जिसको अकाडी भाषा भी कहा गया, जिसको हम बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे इस शहरीकरण के रूप में उरूक और उर। उर जो है ये सबसे दक्षिणतम शहर है जो विकसित होगा। तो चलिए, दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। इस सभ्यता का विकास यानी दक्षिण मेसोपोटामिया का विकास 5000 ईसा पूर्व के आसपास में होता है। बस्तियां वहां बसने लगती है, और इन बस्तियों के बसने में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है मंदिर का निर्माण। मंदिर गांव और समाज का एक ठहराव का केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, और राजा जो हैं वहीं से शासन करते हैं। यह बाद में ऐसा रूप लेगा। तो ये उर जो है, इनको चंद्र देवता कहा जाता है, यानी चांद का देवता, चांद कहा जाता है। और बाहर से लोग आकर के वहां बसते हैं। कहां से आते हैं इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कुछ चुने हुए गांवों में आके बसते हैं, वहां पे मंदिर निर्माण शुरू करते हैं, या जो पुराने मंदिर हैं, और उस पुराने मंदिर को पुनर्निर्माण करते हैं, चारदीवारी से उसको घेरते हैं, और मंदिर में देवता होते हैं और घर में आदमी होते हैं, अर्थात मंदिर भी देवता का घर है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मंदिर पाए गए जो घर की तरह थे, उसमें और घर में कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन कालांतर में उसकी साज सज्जा थोड़ा सा अलग किया गया। बाहरी दीवारों पर रंगीन चीजें लगाई गई, जो उसको अन्य घरों से या साधारण घरों से विशेष बनाती थी। मंदिर देवता पूजन का केंद्र बिंदु होता था, और देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली देवताओं के लिए लाते थे। अर्थात इससे यह पता चलता है कि वहां के मंदिरों में मछली भी चढ़ाया जाता था। और इसके एक और प्रमाण वहां के फर्श से, मंदिरों के फर्श से मछली के कांट पाए गए, जो यह विश्वास दिलाता है कि मंदिर में मछली चढ़ाया जाता था। कृषि के साथ साथ अब अनाज से या अनाज को बदलने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अनाज का उत्पादन होना, कृषि के लिए मवेशियों का उपयोग किया जाना, और जो बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अर्थात अब तेल निकालना, अनाज को पीसना, काटना, और ऊन की बिनाई यानी ऊन से कपड़े बुनना इत्यादि का विकास अब धीरे धीरे हो रहा था। और इन देवता को मवेशी यानी पशुधन, कृषि और अनाज का देवता माना जाता था, आराध्य देव माना जाता था।
जमीन की जो प्रकृति थी वह उपजाऊ था, और जहां जमीन उपजाऊ होगा वहां कृषि का विकास निश्चित ही ज्यादा होगा। वर्षा के साथ साथ जो ये नदियां हैं, फरात नदी, नदियों की जलधाराओं से भी सिंचाई का काम होता था, जो पुरातत्वीय अभिलेखों से जिसका पता चलता है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव जो है बार बार स्थापित किए गए, वे अस्थायी नहीं होते थे। इसका कारण था सूखा पड़ना या नदियों की जलधाराओं का बदल जाना, जो गांवों को दहला देती थी। बाढ़ से गांव नष्ट हो जाते थे, और गांव में कभी इतना पानी होता था लोग गांव छोड़ करके जाना होता था। इन सब के बावजूद नदियों के जल से सिंचाई ज्यादा होते थे, और एक और फायदा होता था कि नदियां अपने साथ जो गाद लाती थी, उस गाद से भूमि और उपजाऊ हो जाता था। लेकिन इस क्षेत्र में उर का जो क्षेत्र था, उसके ऊपर भी कुछ लोग, जैसे मान लीजिए यहां रहते थे, ये उछला जगह था, यहां के लोग सिंचाई के लिए नदियों के बांधों को काट देते थे। काटने का नतीजा होता था कि जलधारा इधर मुड़ जाती थी, और गाद जो होते थे यहां बैठ जाते थे, और नदी का पानी जो है यहीं से बह जाता था। इन लोगों को नदी का पानी नहीं मिलता था, जिसका नतीजा हुआ कि पानी के लिए झगड़े हुए, और बार बार झगड़े हुए। इन झगड़ों का नेतृत्व करने वाला कोई एक न एक होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस लड़ाई में एक सामूहिक लड़ाई होती थी। एक समूह दूसरे समूह से, या एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ते थे, और जिसमें जो जीतता था हारने वालों की संपत्ति छीन लेती थी, और वहां जो युद्धरत लोग होते थे उनको कब्जे में ले लेता था, गिरफ्तार कर लेते थे, और उसको अपने यहां लेकर के चौकीदार बना देते थे, या अन्य कृषि कार्यों में लगा देते थे। उसके बदले में उनको मेहनताना नहीं मिलता था। इस तरह बार बार जीतने से एक हीरो पैदा हुआ, एक नायक हो गया, उसका एक नेता हो गया, और नई नई परिपटियां स्थापित हो चली गई। लेकिन जो नायक थे अब अपने समूह पर भी ध्यान देना शुरू किया, उनकी दुख तकलीफ, उनकी समस्याओं को भी समझा। समझने का नतीजा हुआ कि नई नई संस्थाएं, नई नई परिपाटियां स्थापित हुई, और एक जगह अस्थायित्व का भावना उत्पन्न होने लगा। अब राजा या मुखिया देवताओं को कीमती भेंट, पत्थर, हीरे, जवाहरात, चांदी इत्यादि देवताओं को चढ़ाए जाने लगे, जिससे वहां की सभ्यता, संस्कृति, धन संपदा मंदिरों में बढ़ते गया, और मंदिर की धन संपदा वहां के नेताओं की, नायकों की होती थी। एनमरकर का जो पिछला जब हम पढ़ रहे थे, तो एनमरकर की कविताओं में भी व्यक्त किया गया कि राजा को ऊंचा स्थान दिलाया गया था, और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। इस पारंपरिक हितों को सुदृढ़ करने वाले एक दौर की कल्पना हुई, और उसके नेता ने आसपास के समुदाय को एक जगह ठहरने के लिए, एक जगह बसने के लिए प्रेरित किया, ताकि संख्या बल बढ़ सके, दुश्मन का आक्रमण न हो सके। और उरुक, इसके जस्ट बगल में एक नगर था उरुक, और उरुक उन दिनों सबसे पुराना मंदिर नगरों में से एक था। वहां सशस्त्र वीरों की हताहत वाले चित्र मंदिर के दीवारों पर मिलते हैं। गांव उजड़ गए, बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ, और शताब्दियों तक फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से
भी दुगुना क्षेत्र था और अपनी रक्षा के लिए काफी पहले सुदृढ़ उसने प्राचीर बना रखी थी। प्राचीर का मतलब होता है बाउंड्री, चारों तरफ से नगर का बाउंड्री कराया था। 4200 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक उरुक सभ्यता विकसित रहा, यानी 3800 बरस तक। लेकिन 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व यह सभ्यता विकसित रहा, लेकिन 2800 ईसा पूर्व में इसका जो क्षेत्रफल था 250 हेक्टेयर से बढ़ करके 400 हेक्टेयर हो गया था। 250 हेक्टेयर से बढ़कर के 400 हेक्टेयर, लगभग हम दुगुना इसको मान सकते हैं, इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका था। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को मंदिर को अनिवार्य रूप से कर देना था। भले कृषि कर नहीं दें, लेकिन उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता था। सभी को काम पे लगाया जाता था और काम के बदले लोगों को अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अनाज, कपड़े और तेल आदि की भी लेन देन की चर्चा है। उरुक में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसमें लगभग 1500 आदमी ने 5 साल और 10 घंटा काम करके उस मंदिर को तैयार किया था। अब जरा सोचिए, कितना समय लगने के बाद में वह मंदिर कैसा होगा। या यूं कहे कि जब इतना आदमी काम कर रहा था तो 5 साल क्यों लगे। इसका कारण था क्योंकि मंदिर में लगाने के लिए पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और उसको फिर मंदिर में लगाने, इसके लिए सुदूर देश जाना होता था, वहां से पत्थर लाना होता था। यही कारण है कि 3000 ईस्वी के आसपास उरुक में तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि पत्थर तराशना, उसमें खांचा बनाना, छिद्र करना, शिल्पकारी, बढ़ेगिरी इत्यादि, आर्किटेक्चर इत्यादि का कार्य जो है बड़े पैमाने पर होते रहा। सहस्तिर बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का खोज नहीं हो पाया था, पहचान नहीं थी, इसलिए मिट्टी से ही छतों को पका करके बनाया जाता था। सैकड़ों लोग चिकनी मिट्टी से शंकुआकार बना करके उसको रंगीन करके मंदिर के बाहरी दीवारों पर सजाते थे ताकि उससे मंदिर सुंदर लग सके। कुछ समय बाद एक ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आया कि कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया, और उस चाक के आविष्कार होने से कुम्हार के कार्यशाला में एक बड़े पैमाने पर दर्जनों और सैकड़ों बर्तन एक ही ढांचा में बनाए जाने लगे। यह परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था। वहां के लेन देन के लिए मोहर यानी रुपये का प्रयोग होता था, और वह जो रुपया था या जो मोहरें थी, वह मोहर बेलनाकार मोहर थी। बनता कैसे था वो मोहर? एक गोलाकार रोल होता था और उस रोल में छेद करके बीचों बीच और इसमें उख्तियां उकेर दी जाती थी, और उकेरने के बाद इसको गिल्ली मिट्टी के पट्टी पर इस पे घुमा दिया जाता था, कच्ची मिट्टी के। और घुमाने से क्या होता था कि इस पे जो चित्र थे इस पे अंकित हो जाते थे और यह स्थायी हो जाते थे। इसी को हम लोग बेलनाकार लिपि कहते हैं।
बेलनाकार लिपि। ये शहर का अस्तित्व में आना। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे कि इनका शहरी जीवन कैसा था, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो उरुक में, इसमें विशेष चर्चा उरुक पे होगी कि सभ्यता ज्यादा इसकी फली फूली थी, छाप इसके ज्यादा थे। तो उच्च और संभ्रांत परिवार का उस समय प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के पास थे। बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, संगमरमर की पेटियां, सिपियां, लाजवर्द, वाद्य यंत्र, सजावटी खंजर, यानी विशाल मात्रा में ऐसे सामान उर के राजा रानियों के पास कब्र और समाधियों में दफनाए जाते थे। और उन्हीं की खुदाई से ऐसे चीज जो मिले वही इतिहास को दर्शाते हैं। कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह, उत्तराधिकारी आदि के मामले में मेसोपोटामिया में समाज जो था वह एकल परिवार था। एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली, यानी जिसमें पति पत्नी और बच्चे हो। लेकिन वहां के परिवार में शादीशुदा पुरुष अपने माता पिता के साथ रहते थे। हर परिवार में पिता ही परिवार का मुखिया होता था। शादी की परंपराएं थोड़ी सी अलग थी। जब वधू अपने आप को विवाह के योग समझती थी तब अपने परिवार वालों को बताती थी और उसका घोषणा किया जाता था। घोषणा के बाद वधू को कुछ उपहार दे करके शादी की रस्म पूरी की जाती थी। शादी के बाद में उसकी सास लेने आती थी और पिता अपने कन्या का दान करते थे। कन्यादान के समय अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी बहू को देते थे। सभी लोग बैठ करके भोज खाते थे, मंदिर में पूजा होती थी। यानी इसकी परंपराओं का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप था, बाकी कार्य आज भी वही होते हैं। उपहार के स्वरूप में पशुधन, खेत, ये सब जो है, खेत वर पक्ष को और पशुधन वधु पक्ष को दिए जाते थे। उर क्षेत्र का अगर अवलोकन करें तो लगभग मेसोपोटामिया में इस क्षेत्र की खुदाई 1930 ईस्वी में हुई थी। 1930 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई। खुदाई में वहां की घरों की खुदाई, पहले तो जिस क्षेत्र की खुदाई हुई तो उसमें मंदिर प्राप्त हुआ था। खुदाई में पाया गया कि वहां की गलियां जो थी घरों की वह टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात घरों तक वाहन नहीं पहुंचते रहे होंगे। सामान ले आने और ले जाने के लिए निश्चित ही गधों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। इसके अतिरिक्त सड़कें ऊंची और घर के आंगन खाल थे, अर्थात इसका मतलब है कि लोग घर का बाहर करके कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंका करते थे। कुछ और चीजें, गलियां ज्यादा घुमावदार थी, जल निकासी के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे जो भारत के या एशियाई में मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों में पाया जाता है। घर के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, घरों में खिड़की नहीं थे। खिड़की इसलिए नहीं थे कि नई नवेली बहू का खिड़की से बाहर ना झांके, तो प्राइवेसी बना हुआ रहे, इसलिए खिड़की नहीं थे, दरवाजे थे। दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे और घरों में रोशनी वहीं से आते थे। घर की दहलीज यानी मुख्य दरवाजा को बार बार ऊंच करते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि जब गलियां ऊंची हो जाती थी तो घर का दहलीज उठाना अनिवार्य हो जाता था। नहीं तो बारिश के दिनों में जो घर में
सड़क की पूरे कूड़े कचरे दह करके आ जाते, ऐसा इसलिए किया जाता था। उर नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था और उस कब्रिस्तान में जनसाधारण की समाधियां भी पाई गई। इसके अलावा कुछ घरों में भी समाधियां पाई गई, यानी वहां दाह संस्कार या दफनाने की जो प्रक्रिया थी कब्रिस्तान के अतिरिक्त घरों में भी संपन्न किए जाते थे। एक चीज थी, हर घर में एक पानी का हौज होता था, यानी गड्ढा होता था। घर की छतें आंगन की तरफ ढाल थी जिसमें पानी इकट्ठा होता था। और उर नगर जो था एक बड़ा रियासत इलाका था, लगभग 2000 ईस्वी के आसपास में, और वो अपनी भव्य संस्कृति के लिए जानी जाती थी। तो आज हमने मेसोपोटामिया के क्षेत्र में उर और उरुक दो क्षेत्रों की संस्कृति, उसका विस्तार, उसका शहरीकरण देखा, जिसमें देखा हमने कि मंदिर और राजा के द्वारा कैसे शहरीकरण हुआ, और हमने उसका शहरी जीवन देखा। अगले पार्ट में हम फिर इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।